चले, आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने रीडिंग सी की प्रैक्टिस करनी है कुछ। और रीडिंग सी के प्रैक्टिस करने से पहले कुछ चीज़ें हम छोटी सी रिवाइज कर लेंगे। दैट फॉर्मेट ऑफ रीडिंग सी एंड बी। दैट रीडिंग बी के 6 क्वेश्चन हैं, 3 ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस होता है। हमने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। और रीडिंग सी में 2 लॉन्ग टेक्स्ट होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस होती है, हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना था। ठीक है, हमें टोटल 45 मिनट्स मिलते हैं। जो रीडिंग बी के क्वेश्चंस हैं वो सेपरेट पैराग्राफ होते हैं और वो कंसाइज होते हैं, शॉर्ट होते हैं, इजी टू रीड होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। तो इसलिए हम जो है कोशिश करते हैं कि 10 मिनट के अंदर 6 सवाल करें। ठीक है, तो इट्स मीन कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट और 45 सेकेंड होते हैं हमारे पास। और उस 45 सेकेंड को हमने कैसे डिवाइड करना है कि हमने 15 सेकेंड के अंदर हमने क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, और नेक्स्ट 15 सेकेंड 30 सेकेंड के अंदर हमने ऑप्शंस को समझना है। ठीक है, सो जो नेक्स्ट 30 मिनट्स सेकंड्स मिलते हैं उसके अंदर हमने पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना है, और लास्ट 10 सेकंड्स के अंदर हमने क्या करना था, आंसर सेलेक्ट करना था। तो जब हमारी स्पीड इतनी अच्छी होती है कि हम इस तरह क्वेश्चंस को समझ सकें 5 सेकंड के अंदर, फिर अगले 15 सेकंड के अंदर हम ऑप्शंस को समझ सकें, फिर अगले 30 सेकंड के अंदर हम पैराग्राफ को समझ सकें, फिर लास्ट 15 सेकंड के अंदर हम क्या होता है, ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन रीडिंग सी थोड़ा टफ है कंपैरेटिवली। इसके अंदर जो रिसर्च लैंग्वेज यूज होती है वो काफ़ी एडवांस होती है। ठीक है, तो कम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम 35 मिनट्स रखते हैं। ठीक है, तो जो 35 मिनट्स मिलते हैं उसके अंदर टिप्स ये है कि आपने, फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 to 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं एंड यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड, जस्ट टेक अ ब्रेक। ठीक है, आप 1 से 2 मिनट की, आधे सेकेंड की, सॉरी, ठीक है, आधे मिनट की ब्रेक ले लें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, पानी जब रखा आपके पास 1-2 घूंट पानी ले लें, स्ट्रेचिंग करें। ठीक है, रिलैक्स करें अपनी अपनी बॉडी को, ताकि जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें, 7वें क्वेश्चन को पढ़ें, तो आप फिर से एनर्जी आपकी 100% हो। क्योंकि जो कंटिन्यूस रीडिंग होती है, अगर आप उसके अंदर ब्रेक नहीं लेंगे तो आपका माइंड जो है वो थक जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। और जैसे जब जब एग्जॉस्ट हो जाएगा तो ओवर बर्डन हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, आप सही तरह कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए जो 35 मिनट आपको मिलते हैं 2 पैराग्राफ के अंदर, उसमें से आपने 2 ब्रेक्स लेनी है 30-30 सेकेंड्स की। ठीक है, तो 34 क्वेश्चन, 34 मिनट्स बनते हैं। ठीक है, अब 34 मिनट्स के अंदर आपने 16 क्वेश्चंस करने होते हैं। 16 क्वेश्चंस के अंदर ये है कि आप 16 16 जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 16 क्वेश्चन, सॉरी, तो उसको अगर 2 मिनट में भी करें तो 32 मिनट्स बनते हैं। ठीक है, तो जो 2 मिनट आपके एक्स्ट्रा बच गए हैं वो क्यों बच गए हैं, ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर सकेंगी, आपने एक अटैम्प्ट की नहीं सॉल्व हुआ, दूसरी अटैम्प्ट की नहीं सॉल्व हुआ, तो आपने उसको छोड़ देना। जो लास्ट में आपके पास टाइम बच जाता है अगर, तो फिर आपने फिर उसको सिलेक्ट करना उसमें से आंसर। ठीक है, तो ये थोड़े से आपकी टिप्स थी कि आप जब पेपर सॉल्व करते हैं तो आपने इस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, टाइम मैनेजमेंट करनी है। जब आप प्रैक्टिस भी करते हैं, मॉक टेस्ट भी करते हैं, तो इन्हीं इन्हीं टाइम मैनेजमेंट को अपने साथ रखें, ताकि ये आप इससे यूज टू हो जाए और रियल एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम ना हो। चाहे ट्रिकी क्वेश्चन आए, चाहे मुश्किल क्वेश्चन भी आए, तो आप इस तरह अपना टाइम को मैनेज कर सकें। फिर हमने कहा था जी कि रीडिंग सी के लिए जो स्किल यूज होती है वो कौन सी होती है, कि हमने आइडेंटिफाई करना होता है एटीट्यूड और ओपिनियन को। ठीक है, हमने इन्फर करना होता है टेक्स्ट को, कि टेक्स्ट से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है। ठीक है, और डिस्ट्रैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस भी की थी कि डिस्ट्रैक्टर्स कैसे होते हैं, कि आधी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, आधी इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं होती। जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है मेंशन होती है पैराग्राफ में भी, ऑप्शन में भी, लेकिन क्वेश्चन में वो चीज़ नहीं पूछी होती। और एक डिस्ट्रैक्टर क्या था कि ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। सो हमने जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जो, उनको भी मद्देनजर रखना है। ठीक है, अब ये कुछ आपके लिए टिप्स हैं। ठीक है, कि आपने जब आंसर चूज करना है तो आपने किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। फॉर एग्जाम्पल, वो क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन भी किया था कि जिसमें वो सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं ऑप्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जो साइड इफेक्ट थे उसके लिए कंसर्न कौन था, पेशेंट। ठीक है, पेशेंट कंसर्न थे साइड इफेक्ट के लिए, लेकिन ऑप्शन के अंदर उन्होंने क्या लिख दिया कि डॉक्टर्स आर कंसर्न अबाउट द साइड इफेक्ट। अब डॉक्टर्स तो कंसर्न नहीं थे, लेकिन हमने देखा कि कंसर्न अबाउट द साइड इफेक्ट की बात सेम टू सेम हो रही है, हमने सब्जेक्ट को गौर से नहीं देखा। तो सब्जेक्ट को गौर से ना देखने की वजह से क्या हुआ कि हमारा ऑप्शन गलत हो सकता है। तो एलिमिनेशन करते वक्त आपने अपना जो क्रिटिकल थिंकिंग है, एक्चुअली दिस इज अ क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर दें।
तो जब क्रिटिकल थिंकिंग आप कर रहे हो, ऑप्शंस को पढ़ रहे हो, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चंस किए थे तो मैंने एक एक वर्ड्स आपको बताया था कि एक एक वर्ड्स किस तरह हमारे जो ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे, अगर आप सब्जेक्ट बाजूकात आप जल्दी में पढ़ते हैं और सब्जेक्ट को गौर से देखते नहीं है कि वो बात किसके बारे में कर रहा है, पैराग्राफ में किसके बारे में बात कर रहा है और ऑप्शन में किसके बारे में बात कर रहा है, तो वो हमें एलिमिनेशन हम नहीं कर पाते और रॉन्ग चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन करते वक्त आपने सब्जेक्ट को बड़े गौर से देखना है, ठीक है। कंपैरिजन जब हो रहा मोर देन वन और लेस देन समथिंग, सॉरी, ठीक है, जब कंपैरिजन हो रहा हो दो चीजों का, एक इसी चीजों का, तो आप जैसे साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन आर वर्स देन मेडिकेशन वाई, ठीक है। अब होता क्या है कि देखिए, आप जो मेडिकेशन के जो साइड इफेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो मेडिसिन एक्स है वो मेडिसिन वाई थी, और जो मेडिसिन वाई थी वो मेडिसिन एक्स थी, ठीक है। बताने का मकसद है कि जो मेडिसिन के साइड इफेक्ट कम थे वो पहले लिख दिया, और जिसके ज्यादा थे वो बाद में लिख देते। ऑन दी अदर हैंड, पैराग्राफ में क्या था कि जो मेडिसिन के साइड इफेक्ट कम थे वो पहले लिखी हुई थी, और जो ज्यादा वाले थे वो बाद में लिखी हुई थी। तो आपने जो कंपैरिजन वाले ऑप्शंस होते हैं, आपने उनको गौर से पढ़ना है कि ऑप्शन के अंदर वो क्या कंपैरिजन कर रहा है और पैराग्राफ के अंदर वो किस चीज की कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। आई एम क्लियर दिस? तो पॉइंट क्लियर हुआ आपको? यस सर। ओके। तो ऑप्शन जब आप पढ़ते हैं तो आपने कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि यहाँ अगर कंपैरिजन हो रहा है तो जो कंपैरिजन ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है पैराग्राफ में भी वही कंपैरिजन है, ऑपोजिट तो नहीं है, ठीक है। डिस्क्राइब एन इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, जब कोई चीज बढ़ रही हो कम हो रही हो तो उसमें भी देखना है कि देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन साइड इफेक्ट्स फ्रॉम मेडिकेशन एक्स, ठीक है। तो जो इंक्रीज हो रहा है वो कौन सी मेडिसिन से हो रहा है, आइदर वो डिक्रीज हो रहा था या इंक्रीज हो रहा था, तो ये दोनों चीजें हमने देखनी है, ठीक है। मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स लिखे होते हैं, मेडिसिन का नाम भी लिखा होता है, तो हम जल्दी में इग्नोर करते हैं क्योंकि प्रेशर बहुत होता है। जब रियल एग्जाम आप कर रहे होते हैं ना तो आपको टाइम प्रेशर इतना तंग कर रहा था कि आपको पता था कि आपको होता है कि जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर लूँ अटेम्प्ट करके इसको। तो वो जो जल्दी होती है ना एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में जाने में, उसके अंदर हम बहुत सारी ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको क्रिटिकल थिंकिंग बता रहा हूँ जिसके अंदर चेंज ऑफ सब्जेक्ट है, कंपैरिजन है, इंक्रीज और डिक्रीज है, ये हम भूल जाते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस 100% सर्टेनिटी विद वर्ड सच एज विल मस्ट ऑलवेज एक्सेट्रा। तो जो पैराग्राफ और ऑप्शन के अंदर वर्ड्स होते हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं जो ओईटी 100% नहीं कहता, कि जैसे मेडिसिन एक्स है कि वो उसके साइड इफेक्ट हमेशा होंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मेडिकल साइंस के अंदर थोड़ी सी एग्जाम्पशन होती है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है। तो ऐसे ऑप्शंस जिसके अंदर 100% बात हो रही हो, जिसके अंदर विल मस्ट ऑलवेज लिखा हो, तो आपके लिए वो पॉन्डरिंग पॉइंट है, ठीक है, सोचने की बात है कि ये ऑप्शन कैसे ठीक हो सकता है। 100% बात जो है ना वो मुश्किल है, तो पैराग्राफ को दोबारा से और क्रॉस चेक करें, क्या को 100% के मुझे वर्ड्स नजर आ रहे हैं जहाँ पे जिक्र हो रहा है कि 100% बात हो रही है। तो जो नॉर्मली 100% बात होती है वो रॉन्ग ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। आंसर चूज करते हो तो आपने ऑप्शन के अंदर देखना है कि अगर 100% बात लिखी हुई है तो ये रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। हैव एडेड अ डिटेल दैट इज नॉट मेंशन इन द पैराग्राफ, ये तो ऑपोजिट बात है कि आपको पता है कि अब मेडिसन जो थी वो वेरी इफेक्टिव थी लोअर बैक के लिए, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है ऑप्शन के अंदर लोअर बैक लिखा हुआ है, और पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि मेडिसिन इफेक्टिव थी हेडिक हेड के लिए, ठीक है, हेडिक हेडिक के लिए। तो अब आपने देखा कि ये तो बात ही नहीं मेंशन हुई। तो ये तो इजी होते हैं, लेकिन ये भी आपने आइडेंटिफाई करें जब आप चूज करो तो इन चीज़ों को अपने गौर से पढ़ना है, ठीक है। और आई एम सॉरी सर, मुझे ये 100% वाली बात समझ नहीं। अच्छा, अच्छा, 100% में ये है कि देखें, अगर विल मस्ट ऑलवेज ये वर्ड्स हैं जिसका मकसद है कि आपने ये लाजमी करना है, ठीक है। मे, कुड, शुड जो होता है ना इसके अंदर रिलैक्सेशन होती है कि ये हो सकता है अगर कर लिया जाए, ठीक है। तो जो रिसर्चर्स होते हैं ना, आप जिन लोगों ने पोस्ट रन किया ना, जिन्होंने रिसर्च पे स्टडी की हो, उन्हें पता होगा कि रिसर्च के अंदर कोई भी बात 100% नहीं होती। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई भी इसका रिजल्ट आता है तो आप 100% श्योर नहीं कह सकते कि ये चीज़ ऐसे ही हुई है। आप कहते हैं कि 60% लोगों में ये बात नजर आई थी, 40% लोगों में बात नजर नहीं आई, ठीक है। इसी तरह कोई भी चीज़ जब इंप्लीमेंट करते हैं तो आप 100% इंप्लीमेंट नहीं करते, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि अगर ऑप्शन के अंदर विल मस्ट ऑलवेज लिखा होगा, इस तरह के तीन वर्ड या इस तरह इससे रिलेटेड कोई वर्ड होगा जिसका मतलब 100% निकलता होगा, या आगे क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसमें भी सीख लेंगे। तो वो ऑप्शन जो है आपने एजम्प्ट करना है, उस ऑप्शन को आपने एक्सेप्ट नहीं करना, वो ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली गलत हो सकता है।
क्योंकि ओईटी के अंदर कोई भी बात 100% नहीं होती। आपने 100% कंपलसरी नहीं होता वो करना। ये भी तो प्रोबेबली हो सकता है ना, ये भी तो यस। कंफर्म नहीं है कि वो ठीक है, यहाँ प्रॉबली हो हमेशा सकता यही है, होता है। लाइकली हो सकता है। जो वर्ड्स लाइकली होते हैं, प्रॉबली होते हैं, मे होते हैं, दे आर द मोस्ट पॉसिबल आंसर्स, उसमें से कोई ना कोई आंसर्स होंगे। ठीक है। अब जैसे इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस, ऑप्शन के अंदर इनफॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, जैसे अब इसके अंदर इनफॉर्मल एक्सप्रेशन क्या है? टू मैनी साइड इफेक्ट। ठीक है। अब मेडिकल साइंस के अंदर जो हमारी मेडिकल लैंग्वेज है, हम टू मैनी लफ्ज यूज नहीं करते। हम सीवियर यूज करते हैं या माइल्ड यूज करते हैं। ठीक है। तो कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत इनफॉर्मल टोन यूज की होती है। जो इनफॉर्मल टोन या एक्सप्रेशन यूज किया हो, वो ऑप्शन भी आपके गलत होते हैं। ठीक है। फिर एक्सप्रेशन एंड एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ ऑफ सर्टेनिटी। ठीक है। इसमें क्या कि रिसेंट स्टडी इंडिकेट एंड इंक्रीज लाइक्लीहुड ऑफ साइड सर्टेनिटी। क्या मतलब ये कि सर्टेनिटी के अंदर पॉसिबिलिटी, डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी की चीज हो सकती है कि नहीं। अब जैसे आप हम पहले वर्ड वर्ड कर रहे थे प्रोबेबली, जिसमें इसमें लाइकहुड है। ठीक है। तो ये जो लाइकलीहुड वर्ड है, अब मे का आवाज है, ये जो वर्ड होते हैं ये डिफाइन करते हैं कि इसकी कितनी मे जो है वो कम है, लाइकलीहुड ज्यादा है। अब ऑप्शन के अंदर, एक ऑप्शन के अंदर मे लिखा होगा और एक ऑप्शन के अंदर लाइकलीहुड लिखा होगा, और पैराग्राफ के अंदर लिखा होगा कि ये ज्यादा होता है, इट इज फाउंड मोर कॉमनली। तो जो मोर कॉमनली का वर्ड होगा वो कौन सा होगा? लाइकलीहुड का होगा। अंडरस्टैंड हुआ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी का? कि दोबारा बताऊं? चले, इसको एक बार दोबारा बताता हूं कि एक्सप्रेशन एंड एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी का मतलब क्या है? कि किसी चीज का ज्यादा या कम होना, या किस मिकदार में होना, सॉरी। ठीक है। तो जो किस मिकदार में होना है, अब उसमें अगर दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक ऑप्शन के अंदर मे लिखा हुआ है, एक ऑप्शन के अंदर इंक्रीज लाइकलीहुड लिखा हुआ है, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि कल एक एक वर्ड से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब पैराग्राफ में जिक्र है ज्यादा हुआ है, मोर कॉमनली फाउंड। ठीक है। तो जो मोर कॉमनली फाउंड है या मोर कॉमनली हैपेंड है, उसमें लाइकलीहुड वर्ड जो होगा वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अगर लिखा होगा कि लेस कॉमनली या रेयरली फाउंड या ऑफनली फाउंड, तो फिर मे वाला ऑप्शन जो है वो ज्यादा सुटेबल होगा। अंडरस्टैंडेबल? चले, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? मेन आइडियाज कैन बी फाउंड और इन द, भाई मैं यस, सॉरी, अच्छा, मेन आइडियाज कैन बी फाउंड इन द इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। ये जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको, जब मैं उनका बेसिक ओईटी ओरिएंटेशन लेता हूं, तो मैं उनको बताता हूं कि आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जब आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को आइडेंटिफाई कर लेती है, तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, आपके आंसर उसके अंदर छुपे होते हैं, जो थॉट उसके अंदर लिखी होती है, जो आइडिया उसके अंदर दिया होता है, जो थ्योरी उसके अंदर डिस्कस की होती है, वही आंसर से रिलेटेड होती है। जैसे अगर आप ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाइल मेडिकेशन एक्स मे कॉज माइल्ड साइड इफेक्ट, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। मेडिकेशन एक्स मे कॉज माइल्ड साइड इफेक्ट, ये कौन सी है? इन ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ये किस पे डिपेंड कर रही है? द पोटेंशियल बेनिफिट शुड नॉट बी इग्नोर्ड, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है। ये अपना मतलब खुद बता रही है कि पोटेंशियल बेनिफिट जो है वो इग्नोर नहीं करने चाहिए। अब ऑप्शन के अंदर जो बेनिफिट्स होंगे या इग्नोर वाली बात होगी उसको हाईलाइट किया होगा। तो जिस ऑप्शन के अंदर साइड इफेक्ट वाली बात होगी कि साइड इफेक्ट होते हैं, वो ऑप्शन गलत होगा। जिस ऑप्शन के अंदर पोटेंशियल बेनिफिट्स इग्नोर हुए हैं, वो ऑप्शन ठीक होगा। एम आई क्लियर? कोई रिपीट करेगा मैंने क्या बोला? एनीबडी? सॉरी, हाँ जी, कोई रिपीट करेगा ये इंडिपेंडेंट क्लॉज से क्या मतलब है? ये कैसे आप ऑप्शन में से चूज करेंगे कि ये ऑप्शन ठीक है या गलत है? सर पहले तो सॉरी सर, मैं बोलूं। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। ओके, कैरी ऑन। तो पहले तो आपने कहा है कि जो 100% वाले आंसर होते हैं ना, वो हम्म। मोस्ट प्रोबेबली कि आपके अकॉर्डिंग 100% वो सही नहीं होते। उनके चांसेस हैं कि वो ठीक नहीं होंगे, लेकिन देखिए, जब आप ऑप्शंस को पढ़ते हैं ना, मैं आपकी एक बात बताता हूँ।
मोस्टली जो हम्म। रीडिंग सी के अंदर होते हैं ना वो तो गलत ही होते हैं। जो रीडिंग बी के अंदर ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ठीक होते हैं, जो जो ठीक हो सकते हैं, ठीक है। रीडिंग सी जो रिसर्च होती है ना, एक्चुअली बाद में करने लगा रिसर्च की। जो रिसर्च होती है ना, जिन हम्म। लोगों ने रिसर्च को पढ़ा है वो इतना कुछ समझते हैं कि रिसर्च के अंदर कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। आप कोई 100% चीज़ लागू नहीं कर सकते, ठीक है। या 100% चीज़ हम्म। आपके और किसी चीज़ पे अमल नहीं होता, ठीक है। कोई भी रिसर्च होती है तो उसका रिजल्ट 100% नहीं आता, सही है। हंड्रेड जी। परसेंट पॉजिटिव नहीं होता, ना 100% नेगेटिव होता है। तो जो रीडिंग सी के अंदर स्पेशली क्वेश्चन होते हैं ना, उनकी बात हो रही है कि रीडिंग बी के अंदर ऑप्शन हो सकता है कोई ठीक ऐसा निकला है, लेकिन रीडिंग सी के अंदर 99% चांस है कि ये ऑप्शन आपके गलत होंगे। अच्छा अच्छा, आगे। हाँ जी और सेकंड सर, आपने बताया है कि अम, हमारी मेडिकल लैंग्वेज में हम्म, टू मैनी और ऐसे जो फॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो नहीं यूज होते हैं, उनके हाँ जी। प्रॉपर मेडिकल टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो यूज होती है। हम्म, तो वो डिस्ट्रैक्टर हो सकता है, तो हमने उस डिस्ट्रैक्टर को वेरीफाई करना है। शाबाश, वेरी गुड बेटा। और उसके अलावा जो मेडिकेशन एक्स है वो मेडिकेशन वाई की जो साइड इफेक्ट्स वगैरह हैं, मतलब फिर जो तीसरा आपने पॉइंट बताया वो ऐसा है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, हाँ जी। वो डिपेंड है इंडिपेंडेंट, हम्म, वो डिपेंड है इंडिपेंडेंट क्लॉज पर, जिसमें वर्ड होते हैं मे, कुड, शुड, सॉरी मे, नहीं 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 कुड। नहीं, ये किस तरह, ये किसी और तरफ से लगी यहाँ। ये थोड़े से ना हाँ, ये वाला मिक्स मुझे कर फिर दी, पॉइंट समझ नहीं आया मिक्स है। कर दी। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ सर्टेनिटी की, ठीक है। एक पॉइंट है डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी कहता है कि किसी भी चीज़ की मतलब उसकी परसेंटेज को मालूम करना कि किस हद तक है, बहुत ज़्यादा है, थोड़ी है, ये कम है। तो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी में जो अश्योरिटी होना किसी चीज़ के बारे में, वो उसमें ये कह रहा है कि अगर मेडिसिन एक्स में कॉज साइड इफेक्ट, तो जो मे वर्ड है वो मे वर्ड होता है लेस कॉमन, कम चीज़ें जो जो बहुत कम पाया जाए या जो रेयर हो, ठीक है, उसके लिए मे वर्ड यूज़ किया जाता है। जो ज़्यादा हो, ज़्यादा चीज़ों में पाया जाए या जिसकी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ज़्यादा हो, जिसके ज़्यादा चांसेस हो किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होने के, उसके लिए जैसे लाइकलीहुड वर्ड है हम वो यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात आ जाती है इंडिपेंडेंट क्लोज की। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि देखिए मैंने आपको सिखाया था कि एक सेंटेंस के अंदर जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। जैसे यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है कि मेडिकेशन एक्स में कॉज माइल्ड साइड इफेक्ट। अब मेडिसिन एक्स जो है वो साइड इफेक्ट कॉज कर सकती है। अच्छा, ये बात हमें क्यों बता रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही, इसकी मतलब मैसेज क्लियर नहीं है। साइड इफेक्ट तो वो काज कर सकती है, लेकिन वो कर सकती है तो क्या करना है, ये क्यों, उसका क्या हल है, ये आगे नहीं बताया गया, ठीक है। तो वो कह रहा है कि द पोटेंशियल बेनिफिट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। साइड इफेक्ट तो जो काज कर सकती है, लेकिन उसके साथ जो बेनिफिट्स हो रहे होते हैं हमने उनको इग्नोर नहीं करना। साइड इफेक्ट्स तो हो सकते हैं थोड़े से, लेकिन जो बेनिफिट्स है हमने उसकी तरफ गौर करना है। अब मैं बता रहा था कि जैसे ये एक मेडिकल सेंटेंस आप पढ़ रही हैं, इसी तरह ओईटी रीडिंग सी के पैसेजेस के अंदर, रीडिंग बी के पैसेजेस के अंदर इस तरह के मेडिकल जो सेंटेंसेस हो गए, उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट क्लॉज का आइडिया होगा ना, यहाँ पे जैसे एक आइडिया जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसके अंदर आइडिया क्या है कि मेडिसिन कैन कॉज साइड इफेक्ट, ये एक आइडिया है, ठीक है। दूसरा आइडिया क्या है कि जो साइड बेनिफिट्स है वो इग्नोर नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये दो आइडियाज है। अब जो ओईटी है वो सिनोनिमस लैंग्वेज को यूज करते हुए या पैराफ्रेसिंग को यूज करते हुए ऑप्शन के अंदर, एक ऑप्शन के अंदर हाईलाइट कर देगा साइड इफेक्ट को कि मेक अ साइड इफेक्ट, और दूसरे ऑप्शन में हाईलाइट कर देगा कि पोटेंशियल बेनिफिट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। अब आपके पास ये दो ऑप्शन है, आप दोनों चीजें पढ़ रहे हैं, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएगा, आप समझ नहीं कि मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए, तो आपने सबसे पहले देखना है कि इस कंप्लेक्स सेंटेंस के अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है। जैसे इसके अंदर बेनिफिट्स बेनिफिट्स वाली जो है, बेनिफिट्स इग्नोर ना हो, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो आंसर किसके अंदर होगा, बेनिफिट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। इसी तरह जो आप पेपर के अंदर कंप्लेक्स सेंटेंस पढ़े होंगे, मेरा आपको बताने का मकसद है कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कंप्लेक्स सेंटेंस के अंदर इंडिपेंडेंट कौन सी है और डिपेंडेंट कौन सी है। अगर कोई ऐसा ऑप्शन आपके सामने पेपर के अंदर आ गया जिसके अंदर दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन मेंशन है, और वो एक ही सेंटेंस के अंदर एक आइडियाज बताए जा रहे हैं, तो देखिए जो आइडिया इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर है वही हमारा आंसर होगा। एम आई क्लियर नो? ओके। ओके सर। हाँ जी, ठीक है। इसको आप परेशान ना होगे, जब क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर भी हम देखेंगे तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा। लेकिन ये मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, मैं आपको और पेपर शेयर करूंगा आज काफ़ी ज़्यादा,
तो आपने अब कोशिश करना है कि कल एक और रीडिंग सी की हमारी क्लास होगी, उसके बाद फिर आपने डेली पूरा एक पेपर रीडिंग का करना है। ओके। जितने भी आपके आगे दिन है ना, 15-20 दिन, जब आप जैसे आप 4 दिन पढ़ती हैं मेरे साथ, तो 4 दिन एटलीस्ट आप पेपर करें। फिर जो नेक्स्ट 2 से 3 दिन होंगे उसके अंदर उसको रिवाइज करें, उसकी इवेल्युएशन करें, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा कल कि इवेल्युएशन कैसे की जाती है। ठीक है। तो कल हमारा इवेल्युएशन पे होगा कि पोस्ट टेस्ट इवेल्युएशन कैसे की जाती है। तो फिर आपने उसके बाद जो अपने ही पेपर आपने हफ्ते के अंदर 3 या 4 पेपर किए होंगे पूरे, वो आपने बैठ के उसकी इवेल्युएशन करनी है। और जो पूरे पेपर आपने करने हैं बेटा, वो आपने पूरे टाइम ड्यूरेशन के अंदर करने हैं। 1 घंटे के अंदर पूरा पेपर करना है। रीडिंग को भी ए को भी उतना टाइम देना जितना रिक्वायर्ड है, और रीडिंग बी सी को भी उतना टाइम देना जितना रिक्वायर्ड है। और देखना है कि रिक्वायर्ड टाइम के अंदर मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, और उनमें से ठीक कितने होते हैं। ठीक है। फिर आपकी जो एवेल्यूशन मैं करूंगा कि अच्छा ऐसे हो रहा है, तो इसको बेटा सबसे पहले किस चीज़ को ठीक करना है। सबसे पहले आपने टाइम को ठीक करना है कि क्वेश्चंस को ठीक करना है। ठीक है, ये अगली बात है। चले, अगला आ गया जाता है कंट्रास्ट वर्ड। अब पैराग्राफ के अंदर जहां होएवर, बट, यट लिखा होगा, वो जो वर्ड्स होते हैं उसके आगे जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है, मोस्ट प्रोबेबली जवाब उसके आगे होता है। जैसे मेडिकेशन एक्स में कॉज माइल्ड साइड इफेक्ट्स, होएवर द पोटेंशियल बेनिफिट शुड नॉट बी इग्नोर्ड, वही बात है, लेकिन उसने होएवर का हमें रेफरेंस दिया है। तो जहां होएवर लिखा होगा या बट लिखा होगा, तो उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो कंट्रास्ट वर्ड के बाद इन्फॉर्मेशन होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और जवाब उसके अंदर देते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी। कुछ ऐसे वर्ड्स आपको आएंगे पैराग्राफ के अंदर जिनका मीनिंग आप कहेंगे ये पता नहीं क्या इसका मीनिंग है। तो वो उस सेंस में है जब आपको आप एलिमिनेशन ना सही तरह कर पाए, तो जो सबसे सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी वाला ऑप्शन होता है ना, वो ठीक होता है। ठीक है, उसके अंदर आंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। सिनोनिमस लैंग्वेज का आपको ऑलरेडी पता है कि जो ऑपोजिट वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, वेर रूलिंग एन आंसर चॉइस यू नीड एविडेंस टू कंफर्म यू आर करेक्ट, सो मेक श्योर यू कैन फाइंड सिनोनिमस इन द टेक्स्ट। ठीक है। आप कोई भी ऐसा वर्ड देखते हैं, तो आप उसकी सिनोनिमस लैंग्वेज जो है, सॉरी मुझे ना एक कॉल आ रही है, मैं ले लूँ जरा। चले, बाद में ले लूंगा। ठीक है। तो सिलेबस लैंग्वेज का भी पता चल गया। लेट्स हैव अ प्रैक्टिस नोट। ठीक है। तो जो रीडिंग सी है उसकी प्रैक्टिस के लिए क्या है कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर आप टेक्स्ट को पढ़ते हैं, फिर आप आंसर जो ऑप्शंस होते हैं 4 उनको पढ़ते हैं, और अपना राइट आंसर एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हुए सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। अब उसकी टेक्निक क्या है कि रीड द क्वेश्चन स्टेम केयरफुली बट नॉट द आंसर चॉइस। ठीक है, जो 15 सेकेंड है, ये टाइम ड्यूरेशन भी साथ लिखी हुई है, 15 सेकेंड है, उसके अंदर आप सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन है क्या। अभी आपने ऑप्शंस नहीं पढ़े। ठीक है। आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर मुझे वो पूछ क्या रहा है, ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन डिटेल वाला है, ये क्वेश्चन एटीट्यूड ओपिनियन वाला है, ये क्वेश्चन इन्फ्रेंस वाला है, ये क्वेश्चन वोकेबलरी बेस वाला है। उसको अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉपर। ठीक है। जब आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन रीड द पैराग्राफ, अंडरलाइन कीवर्ड एज यू गो। फिर जो क्वेश्चन आपको समझ आया था, जो टॉपिक आपको समझ आया था, उस टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए आप पैराग्राफ को पढ़ते हैं, और वो चीज़ें अंडरलाइन करते जाएंगे, मेन आइडियाज को देखते जाएंगे कि मेन आइडिया कौन सा निकल रहा है, और जो मेन कीवर्ड्स मैच कर रहे होंगे आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, आप उनको अंडरलाइन करते जाएंगे, ताकि आपको ओवरऑल पैराग्राफ का जिस्ट मिल जाए, आपको ओवरऑल पैराग्राफ का आइडिया मिल जाए कि पैराग्राफ के अंदर जो मेन इंफॉर्मेशन है वो क्या बताना चाह रहा है। ठीक है। वो जो भी रिसर्च है, जो भी टॉपिक है, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट है, या न्यूट्रल है। ठीक है, 3 किस्म के वो एक्सप्रेशन देगा, एक्सप्रेशन। ठीक है। रिसर्च लैंग्वेज में एक्सप्रेशन होते हैं। अब आपने क्या है कि ये जितनी ज्यादा आप रिसर्च पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपको अंडरस्टैंड होगी कि वो रिसर्च के अंदर ये लैंग्वेज क्या बात है। जैसे प्रॉमिसिंग वर्ड है। ठीक है। अब जो प्रॉमिसिंग वर्ड है, ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। ठीक है। या डेक्लाइन वर्ड है, गोइंग टू डेडलाइन, ये नेगेटिव एक्सप्रेशन वर्ड है। ठीक है। तो इस तरह आपने जब रिसर्च पैराग्राफ को पढ़ना है, तो आपने पॉजिटिव एक्सप्रेशन, नेगेटिव एक्सप्रेशन और न्यूट्रल एक्सप्रेशन को नोट करते जाना है कि वो किस तरह बात लेके जा रहा है। ठीक है। रीड थ्रू ईच आंसर, फिर आपने वन बाय वन ऑप्शंस पढ़ने हैं, और कोशिश करना है विद इन अ मिनट आपने ऑप्शंस को कोरिलेट करना है, उनके अंदर वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना है कि वर्ड्स के अंदर बात क्या कर रहा है, और पैराग्राफ में कहाँ ये बात हुई थी उसको चेक करें, मैच कर रही है ठीक है, अदरवाइज एलिमिनेट करते जाए। एलिमिनेशन करते हुए आप लास्ट ऑप्शन पे, अपने करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। QTA मेथड, इज दैट क्लियर टू यू? गुड। चलिए जी, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि वो बात कर रहा है यहाँ पे हाईलाइट की। ठीक है। अब हाईलाइट में ये है कि हाईलाइट द फैक्ट। फैक्ट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्ट्स होते हैं क्या है।
फैक्ट्स क्या होते हैं कि जो किसी भी चीज के बारे में रिसर्च होती है या जो की चीज प्रूवन होती है वो बताई होगी, ठीक है। किस चीज के बारे में? फूड एलर्जी के बारे में। तो यहाँ पे हमने 5 से 10 सेकंड लेके 15 सेकंड मैक्सिमम लेके हमने एक ऑप्शन क्वेश्चन को समझा कि यहाँ पे मैंने जो लूसी स्मिथ है, केस ऑफ लूसी स्मिथ हो रहा है के बारे में बात हो रही है, उसके अंदर कोई चीज हाईलाइट हुई है। कौन सी चीजें हाईलाइट होंगी, कौन से फैक्ट्स हाईलाइट हुए हैं, वो फूड एलर्जी से रिलेटेड है, वो हमने आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। लूसी स्मिथ का केस है, फूड एलर्जी की बात हो रही होगी, और कोई फैक्ट्स क्या हमें हाईलाइट हुए, ठीक है। मैंने कैसे ऑप्शन को समझा? लूसी स्मिथ का केस है, फूड एलर्जी की बात हो रही होगी, और उसके अंदर कोई फैक्ट्स हाईलाइट हुए हैं। जो फैक्ट्स हाईलाइट हुए हैं वो मैंने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूंगा। मैं देखूंगा कि लूसी स्मिथ वाज स्ट्रोलिंग थ्रू कैडबरी लास्ट जुलाई, वो जो इस जिस एरिया में वो जा रही थी उसके बारे में वो बता रहा है, ठीक है। विद एन मूवमेंट शी कुडंट स्टैंड, और एकदम से वो खड़ी ना हो सकी। ग्रिप्ड बाय पेन, बहुत ज्यादा उसको पेन स्टार्ट होगी। अब ये देखिए, ग्रिप्ड बाय पेन, ठीक है। ये ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है, इसकी मीनिंग किस तरफ जा रहे हैं। ये पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहे हैं या नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं। सिवियर शी फियर शी वुड पास आउट, ठीक है, शी वुड पास आउट, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है। द फर्स्ट साइन ऑफ पैरालाइजिंग डायरिया, जो उसका पहला साइन था, जो उसको फील हुआ कि उसको क्या है, पैरालाइजिंग डायरिया। दिस ड्रामेटिक एपिसोड टर्न आउट टू बी काज्ड बाय अ न्यूली एक्वायर्ड फूड एलर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे फूड एलर्जी की बात हुई है तो हम इस चीज को हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो फैक्ट्स हाईलाइट करेगा फूड एलर्जी से रिलेटेड, वो हमने देखना है वो कौन सा है। तो यहाँ पे फूड एलर्जी की बात हुई है, और उससे पहले क्या उसने क्या कुछ फैक्ट्स बताए हैं जिसके अंदर उसने पेन की बात की है, स्टैंड नहीं कर सकी, और डायरिया उसको हो गया, ठीक है। ये फैक्ट्स है। फूड एलर्जी इफेक्ट 1% ऑफ द अडल्ट, ठीक है। फूड एलर्जी क्या करती है कि 1% के जो अडल्ट होते हैं, आप उनको क्या करती है, वो अफेक्ट, अब ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। मोस्ट डू नॉट हिट विद द सेम फोर्स एज लूसी, और बहुत सारे ऐसे हैं जो उसी तरह बीमार नहीं होते जिस तरह लूसी बीमार हुई थी। लूसी कैसे बीमार हुई थी कि उसको बहुत ज्यादा पेन हुई थी, उसको डायरिया लग गया था पैरालिसिस वाला, और उसको लगा था जैसे वो गुजर जाएगी। बट द फिजिकल एंड मेंटल इम्पैक्ट कैन नॉन द लेस टर्न्स अ पर्सन लाइफ अपसाइड डाउन, ठीक है। बेशक वो उतना बीमार ना हो, ठीक है, बट द फिजिकल मेंटल, जो फिजिकल और मेंटल होती है ना हेल्थ, वो उस पेशेंट की इतनी अप्स एंड डाउन, ठीक है। यहाँ पे देखिए अप्स एंड डाउन वर्ड यूज हुआ है। अब अप्स एंड डाउन वर्ड जो है ये पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है। ये इस तरह आप जब आप अपने अपने जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपने अपने जहन में इसको हाईलाइट करते जाना और इमेज बनाते जाना है कि ये पैराग्राफ पॉजिटिव की तरफ जा रहा है कि नेगेटिव की तरफ जा रहा है। एंड मे इवन बी लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है, जानलेवा भी बाद में हो सकते हैं। लूसी डिड्यूस दैट शी वाज एलर्जिक टू रेड मीट, ठीक है। लूसी ने बाद में इस चीज को डिडक्ट किया कि उसको रेड मीट से क्या है, एलर्जी है। वन ऑफ द लेस कॉमन एलर्जिक फूड स्टफ, और ये जो है ये बहुत कम जो है फूड एलर्जिक फूड स्टफ है, ठीक है। ओनली आफ्टर सेवरल फर्दर अटैक्स, जब बहुत ज्यादा उसको अटैक्स हुए, वेरीफाइंग सिवियरिटी, जब उसने सिवियरिटी लेवल्स का देखा, वाज हर सस्पिशन इवेंचुअली कंफर्म, फिर उसका सस्पिशन कंफर्म हुआ। नॉर्मली लोगों को जल्दी पता नहीं चलता कि उनको किसके साथ एलर्जी है, रेड मीट के साथ, ठीक है। तो ये भी हमने एक पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो उसने हाईलाइट किया है, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि मैंने 1 मिनट लेके अपना जो जितना भी पैराग्राफ था उसकी क्या करी, स्किमिंग कर ली, उसको मैंने पढ़ लिया। स्किमिंग नहीं कह सकते, इसको कहते हैं जिस्ट ले ली, उसका ओवरऑल आइडिया ले लिया, ठीक है। अब मैंने देखना कि यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं फूड एलर्जी से वो कौन कौन से हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने पेशेंट की ड्रामेटिक इंसिडेंट्स के बारे में बताया कि वो इतना बीमार हुआ, ये एक फैक्ट है फूड एलर्जी से रिलेटेड। दूसरा, इसके साथ पेशेंट जो है वो सडनली जा भी सकते हैं दुनिया से, लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। और दूसरा, फूड एलर्जी से रिलेटेड रेड मीट की बात हुई कि रेड मीट को हाईलाइट किया कि रेड मीट से फूड एलर्जी होती है, जो लोग की लेस कॉमन है, ये भी एक फैक्ट है। फैक्ट मैंने जैसे आपको बताया था कि वो एक ऐसी चीज है जो प्रूव हो चुकी हो, प्रूव इन सेंस मतलब जो साबित हो चुकी हो, जिसके बारे में कोई रीजन मिले हो, रैशनल मिले हो, जैसे हम कहते हैं ना एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नर्सिंग के अंदर। तो इसी तरह फैक्ट्स वो होते हैं जिसके अंदर रैशनल मिला हो, जिसका कोई एविडेंस मिला हो कि ये चीज हुई है या ये चीज हो चुकी हुई है पहले से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम ऑप्शंस को पढ़ेंगे। अब पहला ऑप्शन क्या है, मे बी डिफिकल्ट टू डायग्नोज इन सर्टन पीपल, ठीक है। अब यह क्या कि रूल आउट एज वाइल इट मे बी ट्रू, इट इज नॉट हाइड रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि डायग्नोज, डिफिकल्ट टू डायग्नोज, ये बात तो हुई है, ठीक है। अगर फूड एलर्जी से रिलेटेड बात करें तो ये यहाँ पे बात की है उसने कि वन ऑफ द लेस कॉमन एलर्जिक, ठीक है। लेस कॉमन का मतलब है, लेस कॉमन किस तरफ लेके जा सकता है कि डिफिकल्ट, ये जो डायग्नोज होते हैं, लेकिन ये हाईलाइट नहीं हुई। अगर आप देखें कि इसको उसने क्या किया, वन ऑफ द लेस कॉमन एलर्जिक फूड, एक ही एक पॉइंट पे उसकी बात की है,
उसके बाद फर्दर उसने इसको बताया नहीं है कि ये क्यों लेस कॉमन है, क्या रीजन है इसका। ठीक है, इसके बारे में नहीं बताया, कोई चीज के बारे में ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई। सिर्फ इसको अब ये डिस्ट्रक्टर है। ठीक है, डिस्ट्रक्टर क्यों क्या है, क्योंकि मे भी डिफिकल्ट उसने कहा है टू डायग्नोज इन सर्टन पीपल। ठीक है, और यहां पे क्या है कि वो सर्टन पीपल की बात ही नहीं हुई। अगर हम दोबारा से इसको क्रॉस चेक करें कि यहाँ पे वो कह रहा है कि फर्स्ट साइन ये हुआ, यहाँ पे हुआ टू डेट मीट फूल एलर्जीज अफेक्ट 1% ऑफ, ये देखिए 1% की बात की ठीक है, अडल्ट पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये अब जो है डिफिकल्टी लेवल नहीं बता रहा कि डिफिकल्ट है, और ना ही ये सर्टन पीपल, ये सिर्फ अडल्ट पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो कंप्लीट मैच नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो सर्टन पीपल है, सर्टन पीपल में जो होता है वो बहुत सारी चीज, बहुत सारे लोग आ सकते हैं, जैसे मेल फीमेल बच्चे भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, सिर्फ अडल्ट की बात की है। ठीक है, एडल्ट को हाईलाइट किया है। और सेकंड चीज है कि यहाँ हमें डिफिकल्टी लेवल नजर नहीं आ रहा कि ये डिफिकल्ट है। ठीक है, तो मे वाइल इट मे बी ट्रू, ये ठीक हो सकता है, लेकिन इसकी सेकंड बात क्या है कि हाईलाइटेड नहीं है। अगर हम देखें कि ये मे बी डिफिकल्ट भी, चलो हमें 1% मिल रहा है रैशनल सिनोनिमस लैंग्वेज, सर्टन पीपल, हम अडल्ट पॉपुलेशन को भी सर्टन पीपल कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगली बात क्या है कि हाईलाइटेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत क्यों है, क्योंकि ये हाईलाइटेड नहीं है, इसके बारे में उसने फर्दर इतनी डिटेल से कुछ बताया नहीं है कि डिफिकल्ट क्यों डायग्नोज हुआ। क्योंकि जब उसके बारे में ज्यादा बात करता, 2 से 3 दफा बात करता, डिफरेंट पॉइंट्स पे बात करता, तब हम देखते कि हाईलाइट हो रहा है बार बार इशू, कि पेशेंट को डायग्नोज करना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। अगला पॉइंट क्या है कि आर relatively rare in adult population। ठीक है, अब रूल आउट एज while 1% relative rare it is not what the case highlighted। ठीक है, स्टिल वही बात है कि ये जो डिफिकल्ट डायग्नोज है, लेस कॉमन बात हुई, अगर हम इसको 1% से भी करें कोरिलेट, तो ये दोनों चीजें मेंशन तो हुई हैं, जैसे मैं पहले आपको ऑप्शन में बता रहा था कि ऑप्शन मेंशन होगा, लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो नहीं है। अब ये जो फैक्ट है कि ये 1% के अंदर पाया जाता है, ये हाईलाइटेड नहीं है, इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिली पैराग्राफ के अंदर, इसको ज्यादा उन्होंने पेशेंट के जो भी रिसर्च उन्होंने की है, या जो भी उस चीज के लूसी केस, लूसी की बात। दूसरी बात है कि ये लूसी, अगली बात वेरी गुड, अब हम बात कर रहे हैं लूसी के केस के बारे में कि लूसी को क्या हुआ था, फूड एलर्जी के। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है, ये तो अडल्ट पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एक और मुझे एविडेंस मिल गया देखिए आपसे बात करते हुए। ऐसे आपने अपने जहन को क्रिटिकल थिंकिंग यूज करनी है, ताकि आप कोई ना पॉइंट ढूंढे कि किस तरह ये ऑप्शन ठीक हो सकता है या किस तरह ऑप्शन ये गलत है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बात मेंशन है, 1% क्लियरली लिखी हुई है, लेकिन ये गलत क्यों है, क्योंकि ये लूसी स्मिथ के केस को नहीं डिस्कस कर रही, ये तो ओवरऑल एडल्ट पॉपुलेशन की बात कर रही है। हमने देखना है कि लूसी स्मिथ का जो केस डिस्कस हुआ है उसके अंदर क्या चीज हाईलाइट हुई है, लूसी स्मिथ ने जो फील किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, उसके साथ क्या जो है वो हाईलाइट हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी जो है वो डिस्कस जरूर हुए हैं, लेकिन वो रॉन्ग क्यों है, क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर हाईलाइटेड, जो क्वेश्चन में हाईलाइटेड चीज पूछ रहा है वो हाईलाइटेड नहीं है। थर्ड ऑप्शन आ जाता है, हम थर्ड को लास्ट में करेंगे। जो फोर्थ ऑप्शन है, ऑफन रिक्वायर अर्जेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, यहाँ पे हाउ ऑफन अर्जेंट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ये बात मेंशन ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने मेंशन ये किया है कि इसको पेन हुई, उसको डायरिया हुआ, टर्न आउट कॉज ड्यूली रिक्वायर्ड फूड एलर्जी थी, मीट से हुई थी, उसके बाद परसेंटेज पे आ गए, फिर सेम पॉपुलेशन हर्ल होती है, फिजिकल और नॉनदुलस अप एंड डाउन लाइफ थ्रेटनिंग लीव ड्यू टू शी वाज एलर्जिक टू मीट। अब यहाँ पे ऑफन रिक्वायर्ड अर्जेंट ट्रीटमेंट ये बात नहीं हुई, ओनली आफ्टर सेवरल अटैक, यहाँ पे ट्रीटमेंट की तो बात ही नहीं हुई कि ऑफन ट्रीटमेंट जो होती है ना रिक्वायर्ड होती है। उसने सिर्फ केस को डिस्कस किया, कैसा था उसको, क्या एक्सपीरियंस किया, सिर्फ वो बात है। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या है, कैन कॉज डिबिलिटेटिंग सिम्टम्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिबिलिटेटिंग वर्ड है, जैसे हम आज ही हमने एक सीखा चीज कि जो सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी होती है, मोस्ट प्रोबेबली आंसर उसके अंदर हो सकता है, जब आपको कोई और आंसर ठीक ना मिल रहा हो, आप कंफ्यूज हो जाए बहुत ज्यादा, तो जो सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी वाला वर्ड हो जिसका आपको मतलब आता नहीं है, ये तो सम हो, कई लोग जो नर्सिंग के हैं उन्होंने अगर पढ़ा हुआ है तो उनको याद होगा कि डिबिलिटेटिंग का मतलब क्या होता है। लेकिन जिन लोगों ने ना पढ़ा हो तो वो स्टिल उनके लिए टिप क्या है कि जो सोफिस्टिकेटेड वर्ड है आप देखें कि उसको कोरिलेट करें कि वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी अब यहाँ देखते हैं कि जो सोफिस्टिकेटेड वर्ब वाला वर्ड है उसके अंदर क्या लिखा, कैन काज डिबिलिटेटिंग सिम्टम्स। अब यहाँ पे सिम्टम्स की बात हुई है,
तो हम देखेंगे कि पूरे पैराग्राफ में जगह जगह पे उन्होंने सिम्टम्स को हाईलाइट किया है कि ग्रिप्ड बाय पेन, सीवियर, पास आउट, फर्स्ट साइन ऑफ पैरालिसिस, डायलिसिस हो गया, ठीक है, अप्स एंड डाउन हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। ये सारे डिबिलिटेटिंग क्या है, जानलेवा सिम्टम है, जो बहुत ज्यादा सीवियर किस्म के सिम्टम्स होते हैं, ये वो सिम्टम्स है, ठीक है। तो लाइक दिस आपने अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, 15 सेकंड लेने हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है कि लूसी के स्मिथ का केस है, उसके अंदर फूड एलर्जी की बात हो रही होगी। अब जो फूड एलर्जी की बात हो रही होगी उसके अंदर कौन सी चीज़ हाईलाइटेड होगी, जो फैक्ट होगा, मैंने वो ढूंढना है। तो लाइक दिस हमने इस आंसर को ढूंढा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इन द फर्स्ट पैराग्राफ द राइटर मेक्स अ कंपैरिजन, ठीक है, बिटवीन डार्विन एंड द मेडिकल सर्च कॉप बिकॉज। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ हमने हमें हमारा कीवर्ड है, 15 सेकंड के हमने देखना है कि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर में आंसर ढूंढना है। राइटर मेक्स अ कंपैरिजन, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। तो कंपैरिजन का जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कंट्रास्ट वर्ड होते हैं, जो कंट्रास्ट वर्ड के बाद इंफॉर्मेशन लिखेगी वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन समझने के बाद हमने किसके ऊपर जाना है, पैराग्राफ के ऊपर जाना है। तो कंट्रास्ट वर्ड के बाद वो होगी मोस्ट प्रोबेबली इन्फॉर्मेशन। राइटर मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन किस चीज़ का हो रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए, कौन किस के बारे में, किसके दरमियान हो रहा है, डार्विन के दरमियान हो रहा है और मेडिकल रिसर्चर्स जो होते हैं वो हो रहा है। वो क्यों कर रहे हैं कंपैरिजन, बिकॉज क्या है, कोई रीजन है, हमने कोई रीजन ढूंढना है। ये बिकॉज वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हमने कोई रीजन ढूंढना है कि वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से वो कंपैरिजन कर रहे हैं। ये कीवर्ड्स है जो आपने हाईलाइट करने हैं, कंपैरिजन आपने हाईलाइट करना है, डार्विन और मेडिकल रिसर्चर्स हैं वो बात कर रहे हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं वो आपने हाईलाइट कर देना, ठीक है। अब फिर सेकंड थर्ड हमारा स्टेप क्या था कि हमने पैराग्राफ की स्कीमिंग करनी थी, तो पैराग्राफ में स्कीमिंग की। तो यहाँ पे वेयर एज क्या है, जो कंट्रास्ट वर्ड है, ठीक है, वेयर एज होता है कि इससे पहले जो था उसके बाद ये चीज भी है, ठीक है, ऐसा भी है, सही है। तो आपने क्या है कि जो कंट्रास्ट वर्ड होते हैं उसके बाद इन्फॉर्मेशन उसको हाईलाइट करना है, स्पेशली जहां पे लिखा हुआ है डार्विन केस ही हैज डिस्कवरी द फंडामेंटल, डिस्कवर कर रहा है, ठीक है, डिस्कवरिंग वर्ड वर्ब यूज हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन, मेडिकल रिसर्च वर्किंग ऑफ द बिगोस जितने भी रिसर्चर्स हैं उनके बारे में बात की, आइसोलेशन ऑफ दिस सराउंडिंग इन ऑर्डर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, यहाँ पे कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन की बात की है, इन टू स्पेसिफिक इन ऑर्डर टू स्टडी, ठीक है। तो ये दो तीन बातें हैं जो डिफरेंट रिसर्चेज हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की बात की है, टॉर्मन ने डिस्कवरी की बात की, तो ये हमारे पास इसका मेन क्या आ गया, कंसेप्ट आ गया, ठीक है। अब हमने अगला काम किया, अच्छा ये ना 1 मिनट के अंदर क्लास ऑफ हो जाएगी, तो आप दोबारा रीज्वाइन कर लीजिएगा, मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं होगा। इधर से हम शुरू करेंगे पैराग्राफ को, ठीक है। आपने जब आप पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं 1 मिनट के अंदर, तो जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, जो डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि डिटेल बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक डिटेल को क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे कि जहाँ पे कंट्रास्ट हुआ है, जहाँ पे वेयर एज लिखा है, उसके बाद डार्विन ने क्या बात की है और जो डिफरेंट रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या बात की है। डार्विन ने जो बात की है उसने कहा कि डिस्कवरिंग दी फंडामेंटल प्रिंसिपल एवेल्युएशन, जो एवेल्युएशन के प्रिंसिपल्स होते हैं उसके अंदर फर्दर क्या कर रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं।